नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति यानी कि एडवा और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के आह्वान पर महिला अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राजस्थान में आधी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जयपुर में एडवा और AILU ने बताया कि इन दिनों जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं वे निश्चित तौर पर चिंताजनक है। एक के बाद एक मामले जो है वो सामने आ रही है और डरावनी खबरों ने आम महिलाओं को भी भयभीत कर दिया है। एडवा की जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट कांता राजपुरोहित ने बताया कि धुंध मुही मासूम बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक किसी भी आयु वर्ग की महिला सुरक्षित नहीं है। ये हमारे सामाजिक ढांचे के सभी अंगों की विफलता है। वहीं महिला अधिवक्ताओं ने राजस्थान में शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए मांग की है कि सरकार को अब गंभीर होकर ठोस कार्य योजना बनाकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। वहीं महिलाओं ने बता दें कि श्रेणिक पाठ्यक्रम में भी महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत बताई, क्योंकि मौजूदा पाठ्यक्रम की विसंगतियों के चलते हम मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण नहीं कर सके हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद महिलाओं के शिष्टमंडल ने SDM से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम 2 मांग पत्र सौंपे, जिसमें महिलाओं को सुरक्षित और भय मुक्त माहौल देने की मांग की गई है। ज्ञापन में महिलाओं पर यौन हमले के अपराधियों को शीघ्र सजा दिलवाने और पीड़ितों को पुलिस में भर्ती करने या भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूप नारायण, वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है और आपको बता दें कि वहीं महिला अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राजस्थान में आधी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। तो क्या कुछ अहम मांगे हैं इनकी? देखिए शालिनी, जो यह मांग है कि आधी आबादी जो है वो चाहे मासूम हो या फिर 60 साल की उम्र में हो, जो महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, महिला उत्पीड़न के मामले जो हैं लगातार देश में बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को काबू में करने के लिए जो है कहीं ना कहीं सरकारों को आगे आना होगा। सरकारों को एक ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट करना होगा जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ सकें और वो जो है निर्विघ्न रूप से समाज में घूम सके, बाहर आ सके। क्योंकि समाज इन्हीं से बना हुआ है और समाज में जो पढ़ाई लिखाई का जो अब तक का वो रहा है सिलेबस, वो पढ़ाई लिखाई के सिलेबस में ऐसा चेंजिंग किया जाए जिससे कि महिलाओं का मान सम्मान बढ़े, महिलाओं की इज्जत बढ़े और समाज जो है महिलाओं की कहीं ना कहीं जो है कदर करे, जिससे जो है समाज में शांति और समाज अच्छे से रह सके। फिलहाल जो है इनकी 2 मुख्य मांगे थी कि एक तो महिलाओं को जो है इज्जत से रहने दिया, दूसरा जो है जो अपराधी जिन्होंने अपराध किया, महिला उत्पीड़न के काम किए, उनको सख्त से सख्त सजा हो। दूसरी जो महिलाएं, पीड़ित महिलाएं हैं, उनको पुलिस में नौकरी दी जाए, जिससे वो है कि समाज के एक मुख्य धारा में है। दूसरा, समाज में जो उत्पीड़न के मामले हैं उनमें जो विरोध वो लोग जो है पुलिस में जाके महिलाएं उन पे रोक लगाए और उत्पीड़न के मामले कम हो समाज में। तो ये तीनों मुख्य जो मांगे हैं यहाँ पे आधी आबादी के लिए इन महिलाओं ने की है और लिख के जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जी शालिनी। जी रूप नारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पे आपसे जानकारी लेंगे। जयपुर में पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अन्य लंबित मांगों के लिए लगातार संघर्षरत IFW से यानी कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की राजस्थान प्रदेश इकाई के आह्वान पर विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में आए पत्रकारों ने जुलूस निकाला है और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पत्रकारों ने पिंक सिटी प्रेस क्लब से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद सरकार के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपने के लिए 8 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल बना, जहां पहले 5 लोगों की अनुमति, फिर 3 ही लोगों को अनुमति जो है वो करने पर पत्रकार संगठन आक्रोशित हो गया और विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बरसात की बूंदें भी पत्रकारों को विचलित नहीं कर पाई और वह 4 घंटे वहीं सड़क पर डटे रहे। पुलिस प्रशासन की समझाइश के लंबे दौर के बाद कैबिनेट मंत्री
प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को विधानसभा बुलाया और खाचरियावास ने ज्ञापन लेते हुए कहा कि पत्रकारों की सभी मांगे पूर्णतः वाजिब है और पूर्व में भी उन्होंने स्वयं ही आगे बढ़कर पत्रकारों की इस मांगों का समर्थन किया था और आज भी अपने वादे पर कायम है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर वह पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को पूरे जोर तरीके से उठाएंगे। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में खड़े एक शराब से भरे ट्रक को बरामद किया है, जिसमें 566 शराब की पेटियां भरी हुई थी। इन पेटियों में देसी शराब मिली है और एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि शिवाजी पार्क थाना इलाके के फाटक के नीचे एक ट्रक दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो उसमें शराब की पेटियां भरी हुई थी। ये राजस्थान से निर्मित शराब है, लेकिन ट्रक की रसीद देखी तो उस पर जो नंबर और समय लिखा हुआ था वह इस ट्रक से मेल नहीं खाता। इस आधार पर उसको बरामद किया गया है। अभी इस मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। ट्रक चालक की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। एक शराब का ट्रक संदिग्ध परिस्थिति में फाटक के नीचे खड़ा हुआ था, तो जब सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया। उसके अंदर करीब 566 कार्टून जो देसी शराब के होते हैं वो है, और वो बेसिकली है राजस्थान मेड, पर जिस बिल्टी से वो जा रहा था उस बिल्टी में जो गाड़ी का नंबर है और जो समय है वो रियल में जिस ट्रक में था वो गाड़ी का नंबर और समय अलग है। इसलिए इसको संदेहास्पद मानते हुए इसमें एक मुकदमा दर्ज करके इसको जब्त किया गया है। आगे जैसा भी तफ्तीश में अन्य तथ्य या बातें आएंगी, आबकारी विभाग से रिकॉर्ड लेंगे, उस आधार पर इसमें उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने रुपए का माल है? वो अभी एक बार अंदाज़ा नहीं है मुझे। 566 कार्टून है और हर कार्टून में लगभग 48 पौवे हैं, तो जो भी मार्केट रेट होगी उस हिसाब से। क्या चालक को भी हिरासत में लिया है? नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया है उसे, क्योंकि पहले एक बार रिकॉर्ड वगैरह वो जब देखेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं सहेगा राजस्थान बीजेपी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बहरोड़ कस्बे के शांति मार्केट से उपखंड कार्यालय तक बीजेपी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं सहेगा राजस्थान स्लोगन के साथ कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह पिछले 4.5 साल में राजस्थान में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है, आए दिन लूट, डकैती, हत्या के साथ ही महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े हैं, जिनका खामियाजा आमजनों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर बहरोड़ कस्बे के शांति मार्केट से सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया है। वहीं बहरोड़ विधायक पर भी हमला बोलते हुए जमकर नारेबाजी की गई। विधायक तेरी गुंडागर्दी नहीं सहेंगी और बहरोड़ जैसे नारे लगाकर विरोध जताया गया। इस दौरान 2018 में प्रत्याशी रहे बीजेपी नेता मोहित यादव, बीजेपी नेता डॉक्टर सोनू, पूर्व पार्षद महेंद्र यादव सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आज से बहरोड़ विधानसभा के अलग अलग गांव में जाकर ग्रामीणों को जागरूक करेंगे, वहीं लोगों को एकजुट होकर विरोध करेंगे। पिछले 4.5 साल से कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, गुंडाराज और कुशासन को राजस्थान जनता झेलती आ रही है। अब हम सब देख रहे हैं कि अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है। ये सरकार जो है वो महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, और अब पूरा प्रदेश, पूरा राजस्थान इसने ये ठान लिया है कि अब हम इसकी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, इस महिलाओं का अपमान और युवाओं का अपमान, किसानों का अपमान हम नहीं सहेंगे। उसके विरोध में आज हम सब पार्टी वालों ने आज ये रैली निकाली है और अगले 11 दिनों तक हमारा ये अभियान आगे चलता रहेगा। तो 11 दिन तो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ लोगों को जागरूक करेंगे, क्या रहे, किस तरह रहेगा ग्रुप में? जी बिल्कुल, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे और उनको ये बातें बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि इस बार हमें कांग्रेस सरकार को हमारे क्षेत्र से, हमारे बहरोड़ से, हमारे प्रदेश से निकाल कर बाहर फेंकना है, बीजेपी का कमल खिलाना है और सुशासन लेकर आना है।
इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण हमारे साथ बने हुए हैं। रूप नारायण, चुनावी गर्मा गर्मी के बीच बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया है। यहां तक कि बता दें कि कार्यकर्ताओं नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर विरोध किया है। क्या है पूरा अपडेट आपके पास? जी शालिनी, ये देखिए राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय की तरफ से दिया हुआ प्रोग्राम है और ये जो है प्रोग्राम हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में भी ये जो नहीं सहेगा राजस्थान के तहत कार्यक्रम हुआ, इसमें पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च निकालते हुए जो है यहाँ पे वक्ताओं ने जो कहा कि राजस्थान सरकार में जो महिला उत्पीड़न के मामले हैं या फिर युवाओं को जो है रोजगार नहीं मिलना, पेपर लीक वाले मामले हैं, तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र पर मुखर हो रही है और इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करिए। बहरोड में ये जो प्रोग्राम किया गया है, यहाँ चूंकि जो विधायक है वो कांग्रेस का नहीं है, निर्दलीय है, लेकिन यहाँ पे जो है विधायक के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जमकर नारेबाजी की और विधायक को यहाँ पे बताया कि विधायक की यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी बहरोड में। इस तरीके के उन्होंने यहाँ नारेबाजी की और जो है आगामी 11 दिन तक की कार्य योजना जो है वो बता रहे थे कि 11 दिन तक ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और जो राजस्थान कांग्रेस गवर्नमेंट की जो है नीतियां जिनके खिलाफ जाकर उनके जो अब तक का जो है जनता को परेशानी का सामना करना, वो सारी चीजों को जो है सारे मुद्दों को वहां पर आम जनता के बीच रखेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं सहेगा राजस्थान के तहत। जी रूप नारायण, विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि राज्य सरकार की हर कमी को वो उजागर कर सके। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे रुख करेंगे। टोंक से शर्मसार करने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों ने विधायक प्रशांत बैरवा और उपखंड प्रशासन की सड़क बनाने के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल गांव बाड़ जगसरा में आजादी के कई सालों बाद भी सड़क के अभाव में प्रसव के पहले और बाद चारपाई पर महिला को लेकर गांव तक पहुंचाया गया। सड़क के अभाव और कीचड़ पानी भरा होने की वजह से एम्बुलेंस भी महिला यहां नहीं पहुंच सकी। वहीं ग्रामीणों ने महिला को चारपाई पर बिठाकर रास्ता पार करवाया। हम आपको बता दें कि बारिश के दिनों और बीमारी के दौरान ग्रामीणों का इस दर्द के साथ गुजारा करना उनकी मजबूरी हो जाती है और ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार विधायक प्रशांत बैरवा, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के दरवाजे खटखटाए हैं, फिर भी यही हालात हैं। जोधपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मारकर जिंदा जलाने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। घटना ओसिया उपखंड में रामनगर गांव की है। मामले में पुलिस ने मृतक पूना राम के भतीजे पप्पू राम को हिरासत में लिया है। पुलिस की पूछताछ में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे 2 बड़े कारणों का खुलासा हुआ है। संपत्ति विवाद और पप्पू राम के भाई की आत्महत्या का भी कनेक्शन जुड़ा है। बता दें कि पप्पू राम का भाई सूरत में आत्महत्या कर चुका है। अपने भाई की मौत के मामले में पूना राम के बेटे रेवत राम पर संदेह था। भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने पूरी साजिश रची। रेवत राम को मारने के उद्देश्य पप्पू पूना राम के घर पर वो आया था और लेकिन उसे वहां नहीं पाकर पहले पत्नी धापू पर बोला उसने हमला, फिर बदले की भावना से एक-एक कर सभी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा। वहीं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आए हैं। मैं कलेक्टर साहब, आईजी साहब, डीसी साहब पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया और कुछ जो आसूचना मानवीय आसूचना के आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, जिसमें जो आज जिस परिवार में मृत्यु हुई है उन्हीं के परिवार में जो रिश्तेदार हैं और उनके ताऊ के लड़का जो पप्पू राम है उसे अभी हमने डिटेन किया है और उससे अभी गहनता से पूछताछ चल रही है। मर्डर वेपन उससे बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। पप्पू राम सन ऑफ भैरा राम, उम्र 19 साल है और पूर्व में कुछ जो इनके बीच में रंजिश हुई है उसको लेकर भी गहनता से अनुसंधान चल रहे हैं। प्राइमा फेसी अभी 2 बातें आई हैं कि कुछ तो एक इन्होंने ज़मीन का विवाद बताया कुछ साल पहले था और कुछ जो एक्यूज्ड परिवार है, जो आरोपी परिवार है, उसके एक लड़के की मृत्यु सूरत में हुई थी। इसको लेकर वहाँ पे अनुसंधान गुजरात पुलिस में जो चल रहा है उसकी भी हम लोग डिटेल लेंगे। कुछ ये बात आई है कि उस जो घटना हुई है उस आरोपी परिवार के लड़के के साथ, उसमें कहीं इन्हें शक था कि इस परिवार का हाथ है और इसके लेकर भी रंजिश थी। तो 2 एंगल है और
अभी एग्जैक्टली कहना बहुत जल्दबाजी होगा। तो हम लोग हर एंगल जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसने अभी हमें जो बताया है कि हत्या कैसे की, सुबह 4 बजे। इस खबर में हमारे संवाददाता रूप नारायण हमारे साथ बने हुए हैं। रूप नारायण, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या का ये मामला है और मृतक के भतीजे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसका नाम पप्पू राम है। तो इन लोगों की हत्या क्यों की गई, क्या कुछ कारणों का पता चल पाया है? शालिनी, ये जो नृशंस हत्याकांड हुआ है, उनको मारकर जिंदा जलाया गया है और इससे जो है पप्पू राम इसी परिवार का है और आपसी जो है संपत्ति विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ है। पुलिस का जो कहना है उससे क्लियर जो कहानी में आई है वो ये आई है कि आपसी संपत्ति को लेकर विवाद था और संपत्ति विवाद के चलते ही जो है पप्पू राम के भाई ने जो झगड़ा हुआ आपसी, उसमें जाकर उसने आत्महत्या कर ली। तो उस जो आत्महत्या, अपने भाई की आत्महत्या को लेकर ये जो है पप्पू राम ये था कि इसके चाचा की वजह से उसके भाई ने आत्महत्या की है, उसका बदला लेने के लिए जो है इसने नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और इस हत्याकांड में जो है इसने एक मासूम के साथ साथ 2 महिलाओं और 1 पुरुष को जो है मारकर जिंदा जला दिया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया केवल और केवल बदले की भावना के चलते हुए। जी रूप नारायण, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी खबर पे आपसे जानकारी लेंगे। खबर बीकानेर से, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। घटना नोखा उपखंड के जसरासर थाना की है। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बताया कि उसके पिता ने अलग अलग जगह ले जाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताए जाने पर जान से मारने की धमकी देता था। लड़की की रिपोर्ट दिए जाने के बाद उसकी मां फांसी पर लटक गई और पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं जसरासर पुलिस लड़की की बात की सच्चाई और उसकी मां के सुसाइड करने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। रूप नारायण सावरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हैं। रूप नारायण, एक लड़की ने अपने ही पिता पे आरोप लगाया है दुष्कर्म का और साथ ही लड़की की जो मां है उसने भी आत्महत्या कर ली है। तो क्या इसी वजह से उसकी मां ने आत्महत्या की है और क्या कुछ पूरी जानकारी है? शालिनी, ये जो मामला है ये रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला है, चाहे बेटी की गलती हो चाहे बाप की गलती हो। क्योंकि बेटी का आरोप ये है कि बाप लगातार उससे बलात्कार कर रहा था, अलग अलग जगह ले जाकर बलात्कार कर रहा था। जब इस बात का उसने विरोध किया और रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। और इस आत्महत्या के बाद जो है पुलिस जागी और पुलिस ने जो है अभी भी क्लियर नहीं किया कि दोनों की क्या है कहानी, सुसाइड का और उसका बलात्कार वाला जो मामला है उसमें पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच करने के बाद ही स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी कि सच्चाई क्या है। फिलहाल जो है इस मामले में इतना कह सकते हैं कि ये जो मामला है कहीं न कहीं रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला है और ये जो है एक धब्बा जो है आज रात अब हमारे रिश्तों पर नजर आ रहा है। क्या लड़की के पिता ने भी कुछ कहा है? नहीं, लड़की के पिता जो है वहां से फरार है, वो उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। क्या है कहानी, उन्होंने अभी कोई बयान यहाँ जारी नहीं किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रूप नारायण हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। जोधपुर शहर में संचालित नशा मुक्ति केंद्र पर जिला प्रशासन के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की लगातार कार्रवाई कर रहा है। मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में दर्ज शिकायत प्रकरण के आधार पर बुधवार को कार्रवाई की गई। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीतम सिंह सांखला ने बताया कि शहर के कुड़ी क्षेत्र में स्थित जयराम सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र की शिकायत मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में दर्ज की गई है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कुड़ी थाना पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए नशा मुक्ति केंद्र पर विजिट कर दस्तावेज और दूसरे मापदंडों का जायजा लिया गया। इस दौरान केंद्र पर नर्सिंग कर्मी और हेल्पर आदि मौजूद नहीं मिले। सरकार साथ ही अन्य दस्तावेजों की पड़ताल में फीस संबंधित कोई प्रमाण भी नहीं मिले हैं। केंद्र में उपलब्ध दस्तावेज जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं संयुक्त कार्रवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल व्यास एवं कुड़ी थाने के एएसआई चनाराम की टीम मौजूद रही। अलवर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं शेखपुर पुलिस ने OLX वीडियो कॉलिंग कर अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। थानाधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि ठगी की राशि को कमीशन पर फर्जी बैंक अकाउंट से निकालने वाले गैंग का मुख्य सरगना मनीष खान और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि 4 से 5 बदमाश एक काले रंग की गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए हैं, जो OLX पर लोगों से धोखाधड़ी कर ठगी का काम करते हैं तथा साइबर ठगी करने वाले लोगों के ठगे गए रुपए को कमीशन के आधार पर ATM, QR कोड और ईमेल आदि से बड़ी मात्रा में रुपए निकलवाने का काम करते हैं। सूचना पर पुलिस नवीन नगर बांध के पास पहुंची तो एक गाड़ी थार या उसके पास 2 मोटरसाइकिलें खड़ी दिखाई दी। पुलिस के पहुंचते ही 4 से 5 लड़के इधर उधर भागने लगे, जिनका जो पीछा कर पकड़ने का प्रयास भी किया गया। 2 बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया गया, जबकि 2 से 3 लड़के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पूछताछ के दौरान उन्होंने 10 से 15 वारदात में शामिल होना जो है वो कबूल किया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबरों में फिलहाल अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।